नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सम्राट सौरभ और आप देख रहे हैं नॉलेज चिप। दोस्तों, तो एनसीईआरटी का आपका विज्ञान का क्लास 6 का जो है छठा चैप्टर आज आ चुका है। आपका छठा चैप्टर है सजीव विशेषताएं एवं आवास। चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि आप लोग जो चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, तो आपका छठा चैप्टर का नाम है सजीव विशेषताएं एवं आवास। चलिए देखिए, किसी स्थान का परिवेश जिसमें पौधे, जंतु एवं अन्य जीव रहते हैं उसका आवास कहलाता है। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में एक साथ रह सकते हैं। चलिए अब आगे देखिए। पौधे पौधे और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के अनुकूल बनाते हैं उसे अनुकूलन कहते हैं। अब देखिए, आवास आवास अनेक प्रकार के होते हैं, परंतु सामान्यतः इन्हें स्थलीय जमीन पर एवं जलीय जो जल में वर्गीकृत किया जाता है। विभिन्न आवास में सजीवों की विविधता पाई जाती है। चलिए अब आगे देखिए। पौधे, जंतु एवं सूक्ष्म जीव संयुक्त रूप से जैव घटक बनाते हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, प्रकाश एवं ताप हमारे पर्यावरण के कुछ अजैव घटक हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। सजीव वस्तुओं के कुछ सामान्य लक्षण हैं। उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। वे श्वास, उत्सर्जन, पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, वृद्धि एवं गति करते हैं। देखिए, मरुस्थल से जुड़ा है ऊँट, मरुस्थल में पाए जाते हैं ऊँट, और पर्वत पर बकरी या याक पाए जाते हैं, और पुरी के समुद्र तट पर केकड़े एवं अनेक प्रकार की मछलियां पाई जाती है। चलिए अब देखते हैं आगे। समुद्र में जंतु एवं पौधे लवणीय जल, जिसको खरा जल कहते हैं, में रहते हैं तथा श्वास के लिए जल में विलय वायु ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। मरुस्थल में जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। मरुस्थल दिन में बहुत गर्म तथा रात में ठंडा होता है। चलिए अब ऊँट के बारे में कुछ जानते हैं। ऊँट जो है, ऊँट के पैर लंबे होते हैं। उसमें उसका शरीर रेत की जो गर्मी होती है उससे वो दूर रहता है। उसमें मूत्रो उत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है। मल शुष्क होता है। उसमें पसीना भी नहीं आता है क्योंकि शरीर से जल का ह्रास बहुत कम होता है। इसलिए जल के बिना भी वे अनेक दिनों तक रह सकते हैं। चलिए अब मछली के बारे में कुछ जानते हैं। देखिए, मछली के गिल क्लोम, जिसको हम गलफड़ा भी कहते हैं, उसके द्वारा जो है वो जल से श्वास लेते हैं। गलफड़ा की मदद से श्वास लेते हैं। चलिए अब देखिए स्थल में रहने वाले जीवों के बारे में। स्थल क्या है? जमीन पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। वन, घास के मैदान, मरुस्थलीय, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र स्थलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। चलिए अब जलाशय, दलदल, झील, नदियां एवं समुद्र जहां पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं उसको जलीय आवास कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, अपने परिवेश में होने वाले
परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए कुछ जीवों में थोड़े समय के लिए परिवर्तन हो सकते हैं। अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन परिनुकूलन कहलाता है। यह परिवर्तन हजारों वर्ष में हुए अनुकूलन से भिन्न है। चलिए अब देखते हैं मरुस्थल के बारे में। मरुस्थल में रहने वाले चूहे एवं सांप के लंबे पैर नहीं होते हैं। दिन में तेज गर्मी से बचने के लिए वे भूमि के अंदर गहरे बिल में रहते हैं। रात्रि के समय जब तापमान में कमी आती है तो ये जंतु बाहर निकल कर विचरण करते हैं। देखिए मरुस्थलीय पौधे के बारे में। मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती है या बहुत छोटी होती है। कुछ पौधों में पत्तियां कांटे के रूप में ले लेती है। कुछ पौधों का जो है पत्तियां कांटे का रूप ले लेती है। इसमें पत्तियां में होने वाले वाष्पोत्सर्जन में होने वाले जल का ह्रास में कमी आती है। देखिए अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती है। अब देखिए पर्वतीय क्षेत्र के कुछ चीज़ें। ये आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं। पर्वतीय क्षेत्र जो होते हैं वो बहुत ठंडे होते हैं और इसमें तेज हवाएं चलती है। कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होता है। और देखिए यहाँ वृक्ष सामान्यतः शंकुआकार होते हैं, शंकु के आकार के होते हैं तथा इनकी शाखाएं तिरछी होती है। इनमें से कुछ वृक्ष की पत्तियां सुई के आकार की होती है। इनमें वर्षा का जल एवं हिम सरलता से नीचे की ओर खिसक जाता है। देखिए वहाँ का जो वृक्ष होता है इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। इसमें होता है क्या, जल यहाँ पर गिरने पर या हिम गिरने पर यह सिसक कर नीचे की ओर गिर जाता है। चलिए अब देखिए घास स्थल। देखिए घास स्थल, शेर वन में अथवा घास स्थल में रहता है तथा एक ऐसा शक्तिशाली जंतु है जो हिरण जैसे जंतुओं का शिकार कर उसे मारकर खाता है। देखिए शेर के बारे में कुछ चीजें। देखिए शेर मटमैला रंग का शिकार करने के दौरान उसे घास के सूखे मैदान में छिपाए रखता है। उसका जो मटमैला रंग है उसको घास के सूखे मैदान पर छिपने के योग्य बनाता है और शिकार को पता नहीं चल पाता। वो छिप जाता है जिससे शिकार को पता नहीं चलता है। चेहरे के सामने उसकी आंखें, उसके चेहरे के सामने उनकी आंखें होती है। उसे वन में दूर तक शिकार खोजने में सहायक होती है। अब देखते हैं हिरण के बारे में। हिरण जो है पौधों के कठोर तने को चबाने के लिए उसके मजबूत दांतें होती हैं। हिरण के जो है मजबूत दांतें होती है कठोर तनों को चबाने के लिए। उसके लंबे कान उसे शिकार की गतिविधि की जानकारी देता है। उसके सिर के पीछे में दोनों ओर स्थित आंखें प्रत्येक दिशा को देखकर खतरा महसूस कर सकती है। हिरण की तेज गति उसे शिकार से दूर भागने में सहायक होती है। चलिए अब समुद्र के बारे में जानते हैं। देखिए समुद्री जंतुओं का शरीर भी धारारेखीय होता है। मछली का जैसे होता है वैसे ही हर समुद्री जंतुओं का भी शरीर धारारेखीय होता है। उसमें वह जल में सुगमता से चल सकता है। धारारेखीय होने की वजह से वो जल में सुगमता से चल सकता है। चलिए ऑक्टोपस जैसे कुछ
समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारारेखीय नहीं होता है। ऑक्टोपस का जो है शरीर धारारेखीय नहीं होता है। जब वे जल में चलते हैं तो वो अपना शरीर को धारारेखीय बना लेते हैं। चलिए देखिए, डॉल्फिन और व्हेल जैसे कुछ जंतुओं के गिल नहीं होते। गिल जिसको गलफड़ा कहते हैं, जिससे मछलियां सांस लेती है। क्या होता है कि डॉल्फिन और व्हेल के गिल नहीं होते। ये सिर पर स्थित नसाद्वार अथवा वात छिद्रों द्वारा श्वसन या श्वास लेते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना सांस लिए रह सकते हैं। ये समय समय पर समुद्री सतह या जल से बाहर निकलकर श्वास जो है श्वसन छिद्रों से जल को बाहर निकालते हैं एवं स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं। चलिए अब देखिए, तालाब एवं झील। मेढक जो है आमतौर पर तालाब में पाए जाते हैं। ये तालाब के जल अथवा स्थल दोनों में रह सकते हैं। इसके पीछे भाग लंबे एवं मजबूत होते हैं, जो इन्हें छलांग लगाने तथा शिकार पकड़ने में सहायता करता है। चलिए अब आगे देखिए, वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं। पौधों में भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कुछ उदाहरण हैं। पौधों में भी उद्दीपन होता है, जैसे कि देखिए छुई मुई में। चलिए अब देखते हैं सजीवों में उत्सर्जन। चलिए, सभी सजीव भोजन करते हैं। हमें पता है कि सजीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, तो सभी जीव भोजन करते हैं। जीव इस ग्रहण किए हुए भोजन की संपूर्ण मात्रा को उपयोग नहीं कर सकते। आहार का केवल कुछ भाग ही जीव के शरीर द्वारा उपयोग में आता है। चलिए देखिए, वे इसे अपशिष्ट के रूप में शरीर के बाहर निकाल देते हैं। विभिन्न जैव प्रक्रमों के फलस्वरूप हमारे शरीर के कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। सजीव द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों को निष्कासन के प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। देखिए, सजीव जो भोजन करते हैं उसमें सारा भोजन का वो यूज नहीं कर सकते हैं। कुछ भोजन जो बच जाता है उसको अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं, जिसको हम उत्सर्जन कहते हैं, जिसको हम अपशिष्ट पदार्थ भी कहते हैं। चलिए अब देखिए, कुछ पौधे में यह अपशिष्ट पदार्थ पौधों के कुछ विशेष भागों में संग्रहित किए जाते हैं, जिससे पौधे को कोई हानि नहीं पहुंचता। कुछ पौधों में अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन स्राव के रूप में भी होता है। चलिए अब सजीवों के प्रजनन के बारे में जानते हैं। देखिए, जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। विभिन्न जंतुओं में प्रजनन का ढंग अलग अलग होता है। कुछ जंतु अंडा देते हैं जिनसे शिशु निकलते हैं, और जो कुछ जंतु होते हैं वे सीधे शिशु को जन्म देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, जंतुओं की तरह पौधे भी प्रजनन के तरीके भिन्न भिन्न हैं। बहुत से पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं। कुछ पौधों बीज के अतिरिक्त अपने कायिक भागों द्वारा भी नए पौधों को उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के आलू के कलिका वाले भाग से नए पौधों का जन्म होता है। पौधे जो है कलम द्वारा भी उगाए जाते हैं। अब देखिए, गेहूं के बारे में कुछ फैक्ट है। गेहूं के बोरी में कुछ गर्म उत्पन्न होती है। गेहूं के बोरी में जब हम हाथ डालते हैं तो देखते हैं कि अंदर से गर्मी उत्पन्न होती है।
तो क्या होता है कि यह जो गर्मी है बीजों के श्वसन के कारण उत्पन्न होती है। बीज भी श्वसन करते हैं। चलिए, आपका छठा चैप्टर भी आज कंप्लीट हो गया और अगला चैप्टर भी आपका जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। इसलिए जो जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका पहले का जितना भी चैप्टर कंप्लीट हुआ है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा। चलिए, हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।